आमिर जिया साहब, सर अभी बात कर रही थी मैं अफरान साहब से, जो नैयर बुखारी साहब ने मशवरा दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आपकी नज़रों से यकीन गुजरा होगा। क्या वजह नज़र आती है सर आपको इसके पीछे? और चंद दिन पहले तो जरदारी साहब कह भी चुके हैं कि हुकूमत नहीं चल रही है इनसे। देखिए, बड़ा एक कहते हैं नाजुक डेलिकेट खेल खेल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि उनके पास आईनी ओहदे भी हैं, सिंध में उनके पास अच्छी हुकूमत है, लेकिन जो भी तनकीद अगर हो रही है वो तो नून लीग पर हो रही है, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन में है और समझते हैं कि उसमें इन हालात में स्मार्ट मूव सर ये पीडीएम की हुकूमत से खेल रही है पीपल्स पार्टी। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि वो इसके साथ साथ चाहते हैं कि वो जब आगे का मंजरनामा देखते हैं तो समझते हैं कि सिंध तो उनके पास महफूज किले की सूरत में है, देही सिंध खुसूसी तौर पे, कम से कम पंजाब में अपने लिए वो रूट्स बना सकें। तो इसलिए उनका मुतालबा रहा है, जो नून लीग से खिलाफात भी उन्होंने रखे कि जनाब हमारी बात नहीं सुनी जाती, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारी मर्ज़ी के साथ हो, और जो भी उनके दीगर मुतालबात हैं। उसके साथ साथ जब भी दबाव आता है तो अपने आप को ज़रा सा दूर कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी अभी जो है हुकूमत गिराने के मूड में होगी। ये ठीक है, बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, बयान दे दिया है, लेकिन असल बयान जो उनका आएगा, उसका इंडिकेशन जो आएगा वो आएगा जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल की तरफ से, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी खामोशी है। और जिस बयान को आप कोट कर रही हैं कि जिसमें जरदारी साहब ने कहा था बकौल मुबैना तौर पे कि हुकूमत नहीं चल रही, तो हमने उसको चेक भी किया बाद में, तो हालांकि उनके बीट रिपोर्टर्स ने पीपल्स पार्टी की खबर दी, लेकिन जब उनकी हमने मरकज़ी क़यादत से बशमूल कायरा साहब से मेरी खुद बात हुई मेरे प्रोग्राम में, तो उन्होंने उस चीज़ की तरदीद की। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है दामे दरमे सुखने जो हैं नून लीग के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि दो तरह के इशारे वो दे रहे हैं, एक पॉपुलर उसके लिए वो एक छोड़ते हैं हवा में, एक बात छोड़ते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो संजीदा क़यादत है वो नून लीग को तसल्ली तशफ़ी भी देती रहती है, लेकिन इसका जो फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। और सर एक आम तासुर ये भी है ना कि जब पंजाब में पीपल्स पार्टी जाती है तो वो इसी तरह की बात करती है। दुरुस्त कह रहे हैं आप अफनान साहब, करनी पड़ेगी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करवा सकेंगे पीपल्स, जी एग्जैक्टली, पीपल्स पार्टी साथ देगी हुकूमत का? जी इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा। और ये कल हो जाएगा? जी इंशाअल्लाह कल जो है सेनेट का इजलास है, नंबर्स हमारे पूरे हैं, हाँ, तो ये इंशाअल्लाह अमेंडमेंट हम पास करा लेंगे। सही। और सर कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि तौहीन अदालत के हवाले से भी आप लोग कोई तरमीम वगैरह करने जा रहे हैं, तस्दीक कीजिएगा इस बात की? देखिए इसके ऊपर डिस्कशन होगी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, और ये अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है कि तौहीन अदालत का जो मामला है मामला अंडर कंसिडरेशन तरीके से इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा और फिर इस पर कोई बिल भी लाया जाएगा आने वाले दिनों में? अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है, इस पर डिबेट होगी नेशनल असेंबली में और सेनेट में, फिर ही कोई बात मामला किसी तरफ जाएगा। सही। मेमन साहब, ज़रा ये शेर अफजल मरवत वाला जो मामला हुआ है, मैं आपकी राय इस पे जानना चाह रही हूँ। आधी रात को एक नोटिफिकेशन, पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनको मालूम नहीं होता, बानी से सवाल होता है, बार बार सवाल होता है, वो इस पर कोई अपना रद्द अमल देते नहीं है, लेकिन बताया हमें ये जाता है, अगर हम बात करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब जिन्होंने साइन की है उस डॉक्यूमेंट पर, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो बानी की हिदायत पर ही हुआ है। आपकी नज़र में कैसे देख रहे हैं आप इस मनसूखी को, इस मुअत्तली को शेर अफजल मरवत की? देखिए, इस तरह है कि जो पार्टी पॉलिसी है उसमें बहुत जगहों पे जो बज़ाहिर है उनको जो कहा गया था उन्होंने वो बातें नहीं सुनी या नहीं मानी, और विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी उन्होंने बाद ऐसे बयानात दिए जिनसे उनको मना किया गया था, उन्होंने फिर भी किया। तो उस बेसिस पे एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो लोग थे उनमें ऑब्वियसली इट वाज हेडेड बाय शमीम नकवी साहब, और उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स भी किया है। उन्होंने इस चीज़ का कहा भी है कि ये सारी बातें डिस्कस हुई थी इमरान खान के साथ, और उसके बाद जो डिसीजन हुआ है वो एक पार्टी पॉलिसी के लिहाज से थी, तो उसमें कोई दूसरी राय आ नहीं सकती है। हाँ, देखिए इसमें हर चीज़ के छोटा सा बुनियादी सवाल, बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है आपकी पार्टी के, वो लाइल क्यों थे? नहीं, वो इससे पूरी तरह एग्री करते हैं। उनके साथ शमीम नकवी साहब ने बात की थी, उनको दरमियान में शायद किसी ने कोई बात बताई थी, वो जरा डिफरेंट तरीके से बताई थी। शमीम नकवी साहब कल खुद मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे उमर अयूब के इल्म में थी ये बात
लेकिन बैरिस्टर साहब तो जब उनको बताया गया, उनसे पूछा गया, उनको तो वो नोटिफिकेशन ही जाली लग रहा था, वो जाली करार दे रहे थे उसे। जो भी थे वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन उनसे जब बात हो गई थी, उन्होंने शमीक नकवी साहब ने खुद कहा जब उनसे बात हो गई थी और जब बात बताई, उनको मालूम होता तो वो शेर अफजल मरवत साहब को इस बात के लिए रोकते थोड़ी कि इस्तीफा ना दें सर। नहीं, देखिए वो ये छोटी मोटी चीज़ें ये हर पॉलिटिकल पार्टी में चलती रहती हैं। ये तो शेर अफजल मरवत साहब तो अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। हम लोगों ने मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में देखें कितने सीनियर लोग हैं, उनको किया गया है। जैसे शेर अफजल मरवत और उनसे इस्तीफा भी लिया जाएगा, कौमी असेंबली से उनका इस्तीफा भी लिया जाएगा। देखिए उसूलन तो इसी तरह ही होना चाहिए। उसूलन तो इसी तरह ही होना चाहिए कि जब आप किसी पार्टी के टिकट से लड़ रहे होते हैं और उधर से अगर आपकी बेसिक जो मेंबरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर यू डू नॉट रिप्रेजेंट दैट पॉलिटिकल पार्टी इन एनी फॉरम, तो आप कर नहीं सकते हो। तो वो ये एक प्रॉपर तरीका है, तो इस लिहाज से होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ जो प्रेशर वो हुआ था। देखिए उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर कोई करप्शन के बताता है कि करप्शन हुई है तो प्लीज सबूत के साथ आए। उसका दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई ये समझते हैं कि किसी के ऊपर चेक नहीं होगा तो वहां पे चेक एंड बैलेंसेस, चाहे वो चीफ मिनिस्टर या कोई भी है, वो लोग का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो कही थी, जिसको आप लोगों ने शायद उतना नहीं वो नोटिस किया, वो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा, और उसकी वजह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बताई है। उसकी वजह ये बताई है कि जब फर्ज करे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज को करने के लिए, तो फिर उसको ये हक हासिल है कि वो अपने मर्जी की टीम हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है, वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कोई भी होता है, अब जब हर जगह पे ये है, तो वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको उनके मतलब के नहीं दिए जा रहे। और यहाँ पे सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे मेरे तीनों मौजूद मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से कल इजलास होने जा रहा है, इसके कानूनी पहलू पर बात करेंगे। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब माहिर कानून है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उस्मानी साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, खुसूसी नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद वो 15 दिन भी गुजर गए, फिर भी कन्फ्यूजन जो है वो अभी तक बरकरार है कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करने जा रही है, इसके मुताबिक कोई रुकने असेंबली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का जो पार्टी सर्टिफिकेट है वो तब्दील नहीं कर सकता, और मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि इस जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। तो सर क्या इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद है वो नहीं हो सकेगा उस्मानी साहब? जी हो सकेगा। ये तो कानून बनाया ना उन्होंने, और कानून असेंबली का हक होता है कानून बनाना, और खासतौर से इस मरहले पर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें कि ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिससे जो बाद में जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक आर्टिकल 63A जो है कि अगर आप पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस सूरत में आपका वोट काउंट नहीं होता और आप वो सजा के मुस्तहिक होते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये फिर अगर ये इस किस्म का एक्ट नहीं बनेगा तो बाद में फिर कई लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। तो अब ये ऐसी चीज़ है जिसपे कि कानून साजी की ज़रूरत है और कोई तरीका मौजूद नहीं। हालांकि उन्हें आइन में अगर आप तरमीम करें तो अलग बात है, लेकिन कानून के जो ये शक है उसमें ये साफ जाहिर है कि ये जो ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट अभी कर रही है, ये इस मौके पे, इस मरहले पे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में जो जजमेंट दी है, जो खासतौर से मेजॉरिटी जजमेंट जो है, उसमें वो कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। फुल जस्टिस करने में उन्होंने कोई ज्यादती कर दी है, ज़्यादा कर दिया है, और इस तरह से वो कानून में भी, आइन में भी चेंजेस करने की कोशिश की उन्होंने। तो इस चीज को सही करने के लिए मेरे ख्याल में तो सर ये बताइए, क्या पार्लियामेंट, उस्मानी साहब, क्या पार्लियामेंट इस कानून का इतलाक जो है वो माजी से कर सकता है, या फिर ये कानून बन जाएगा तो फिर उसके बाद इतलाक मुस्तकबिल से होगा?
उस पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अमल कर दिया है। यानी जो 39 सीट जो थी, जो कि जिसमें कि पीटीआई के मेंबरान ने डिक्लेयर किया था अपने आप को मेंबर पीटीआई का, उनका तो जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया एफिडेविट। तो ये चूंकि इफेक्ट हो गया, उस पर हो गया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो अब बैकडेटेड तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बसूरत जो बाकी जो 39 हैं, तो यानी सर इस कानून के बाद, इस कानून साजी के बाद उस्मानी साहब, जो 39 अराकीन हैं वो तहरीक इंसाफ के होंगे और जो बाकी 41 अराकीन हैं वो सुन्नी इत्तेहाद के माने जाएंगे सर, ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये तो है, यकीनी बात है। वैसे भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिससे जाहिर होता है कि इस किस्म का इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की हुई है कि उसका इंटरप्रिटेशन दें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा। एक एफिडेविट जो चेंज करेंगे वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जबकि उन्होंने अपने आप को कभी पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर नहीं किया। तो इन सब जो कंफ्यूजन है, इसको सही करने के लिए कानून साजी की जरूरत थी और मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट कर रही है। ये अलग बात है कि उस पर काफी ऑपोजिशन होगी, शोर शराबे होंगे, लेकिन अगर और फिर सर तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी वो 39 के तनासुब से मिलेंगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, क्योंकि उन्होंने तो फहरिस्त जमा नहीं करवाई, तो इसलिए फिर उनको नशिस्तें ही नहीं मिलेंगी। अब उसके लिहाज से प्रोपोर्शनली उनको मिल जाएगी वो जो 39 जो सीट्स हैं उसके लिए प्रोपोर्शनल है। अच्छा उस्मानी साहब, मखसूस नशिस्तों पर सर 2 इख्तिलाफी नोट भी आए ना सामने, जिनमें कहा गया है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। रियासत का कोई आइनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। तो क्या सर ये इख्तिलाफी नोट जो है, ये डिसेंडिंग नोट अक्सरियती फैसले पर, तफसीली फैसले पर हो सकता है असरअंदाज? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 जजमेंट्स आई हैं। एक तो जो मेजॉरिटी जजमेंट है जिसके बेसिस पर क्या काम हो रहा है, और दूसरी आज आई है, कल आई थी, और एक पहले भी आई जो कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं फायद मूसा साहब ने जो जजमेंट, इसके वो हेड थे बेंच जितनी मेंबरान के। तो अब 3 हैं जजमेंट, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जजमेंट हैं जिनमें कि पूरी तरीके से फुल जजमेंट आ गई है सामने, डिटेल जजमेंट आ गई है। और जो जिस जजमेंट पे असर हो रहा है, जिससे कि आजकल जिसकी बातें हो रही हैं, वो कंप्लीट जजमेंट अभी तक नहीं आई। तो अब ये इस वक्त में इस मरहले पर जब ये PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने भी, दोनों ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब रिव्यू पिटिशन जब आगे होंगी तो उसमें इन दोनों जजमेंट को जो डिटेल जजमेंट है उनको कोट किया जाएगा। और ये चूंकि डिटेल जजमेंट नहीं है तो यकीनन इसका इतना असर नहीं होगा जितने उनका भी असर हो सकता है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में रिव्यू पिटिशन। और सर ये भी बता दीजिएगा कि जो 39 अराकीन हैं, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर किया इन्हें, क्या किसी भी तरह से स्पीकर रोक सकते हैं इन्हें? नहीं, फिलहाल तो नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को। और जो रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, रीजनिंग ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको गलत इंटरप्रेट किया था, और इनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे